बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द मैटर। सो मैटर मीन्स सिंपली द मास एंड विच कैन ऑक्युपाई द स्पेस करते हैं। और आप जैसे जानते हैं मैटर कैन बी क्लासिफाइड into the mainly three important categories and solid, liquid and gas। और कुछ एक्सटेंट में हम लोग फिर अगर हायर क्लास में जाते हैं तो अब देखिए प्लाज्मा, फिर कंडेंस स्टेट आता है जैसे बोस आइंस्टीन बीईसी बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट और बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्टेट। जैसे जैसे अगर आप एडवांस होते चले जाते हैं, लेवल आपका जिस तरह से अपग्रेड होते चला जाता है, तो बहुत डिफरेंट स्टेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मैटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मास है और ये स्पेस को ऑक्युपाई करने का टेंडेंसी रखता है, तो ये आपका मैटर हुआ। और ये जितना भी आप डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर देख रहे हैं, ये सब में इस तरह का टेंडेंसी का होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब हम लोग गैस बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, बहुत सारा डिफिनेशन आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े हैं। अगर गैसेस है तो फार्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह का स्टेट जिसमें कि एटम्स का जो सेपरेशन है, मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन है, अगर फार्देस्ट है, तो उस तरह के स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग गैसियस स्टेट ऑफ मैटर काउंट करते हैं। और अगर सबसे क्लोजेस्ट सेपरेशन ऑफ द एटम्स है, सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में हम लोग लेते हैं। और अगर सॉलिड लिक्विड स्टेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एटॉमिक सेपरेशन, मॉलिकुलर सेपरेशन गैस और सॉलिड के कंपैरेटिवली इंटरमीडिएट हो जाता है। यानी गैसेस से इसका मॉलिकुलर जो सेपरेशन है ये कम हो जाएगा और सॉलिड से क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप पहले सॉलिड, लिक्विड और फिर सॉलिड को जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं, चूंकि आपका जो फिजिक्स है वो सॉलिड स्टेट की तरफ साइन कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो इसका मीनिंग है कि सॉलिड अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका प्राइमरली जो आप डिफिनेशन है, ये स्पेस है इसके पास, शेप है इसके पास, डिफिनिट वॉल्यूम है इसके पास, क्लोजेस्ट इंटरमॉलिकुलर सेपरेशन है इसके पास, स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर और एटॉमिक फोर्सेस है इसके पास। तो ये सब प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। आगे चलकर अगर हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे, बाय द ये भी देखते हैं कि इंटरमॉलिकुलर इसका जो सेपरेशन है, जो एटॉमिक सेपरेशन है, जो स्पेस है, ये एक्सरेज के वेवलेंथ यानी नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रम के इक्वल उसके मैग्नीट्यूड में, उसके ऑर्डर में हम लोग देखते हैं इसको। आगे चलकर नाउ कम टू द पॉइंट हियर अगेन, एंड सॉलिड इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। So one of the non-crystalline solid, and second one crystalline solid। ये देखिए ये दो तरह का पार्ट आपके पास हो गया। अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि कोई भी सॉलिड अगर आप लेते हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्रिस्टलाइन, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड जितना भी है, जरूरी नहीं है कि ये वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका डिफरेंशिएशन के लिए आप ये जान लीजिए कि जिसका एटॉमिक जो अरेंजमेंट है, मॉलिकुलर जो अरेंजमेंट है, आयोनिक जो अरेंजमेंट होता है, जिससे इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं किसी सॉलिड का, अगर वो रेगुलर नहीं है और पीरियोडिसिटी नो लॉन्गर एक लॉन्गर एक्सटेंट तक अगर वो शो नहीं करता है, बहुत शॉर्ट डायमेंशन रेंज में, बहुत एटॉमिक रेंज में ही अगर पीरियोडिसिटी को डिफाइन कर पाता है या करने की स्थिति नहीं रहता है, एंड टोटली रैंडम स्ट्रक्चर पर डिफाइंड होता है, हैप्पैजार्डली उसका एटम्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उस तरह के सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और आप देखेंगे कि ये सॉलिड आगे चलकर इसको हम लोग एमॉर्फस, फिर इसी को हम लोग ये ग्लेजी सॉलिड, और फिर आप इसको डिफरेंट सुपर कूल्ड लिक्विड से डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास फैक्ट्स होता है जिसको कि आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में लेते हैं।
और एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं तो जैसे आपके पास ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, एक्स्ट्रा इस तरह का अरेंजमेंट। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेनली जो अरेंजमेंट है एकदम टोटली रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स का होगा। उसको हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या उसको हम लोग एमॉर्फस बोलते हैं। तो ये आपका एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर हो जाता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मीनिंग है कि इसका पीरियोडिसिटी इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं तो इसका स्पेशल फीचर इसका पीरियोडिसिटी है। सो द रेगुलर अरेंजमेंट इन द पीरियोडिक मैनर एंड ए थ्रू आउट द लॉन्गर एक्सटेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, अगर ये लॉन्ग रेंज तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर पीरियोडिसिटी को फॉलो कर रहा है, पीरियोडिक अगर मेंटेन रखा हुआ है, रेगुलरिटी को मेंटेन रखा हुआ है विथ पीरियोडिसिटी, उस तरह के क्रिस्टल को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और इसका मीनिंग है कि ये आपका जो पीरियोडिसिटी है, ये पीरियोडिसिटी को मेंटेन करने का होगा और पीरियोडिसिटी इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आप देखते हैं तो देखिए कि इसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं और इसको हम लोग सिंगल क्रिस्टल में क्लासिफाई करते हैं और पॉलीक्रिस्टल में इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल में से अगर सिंगल क्रिस्टल की बात करते हैं तो आप देखिए कि उसका अरेंजमेंट किस तरह से हम लोग लेते हैं, यानी पीरियोडिसिटी को फॉलो करता है, रेगुलरिटी को फॉलो करता है, रैंडमनेस इसमें नहीं हो पाता है। और पॉलीक्रिस्टल अगर लेते हैं तो ये देखिए कि आपका ये डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के क्रिस्टलाइट से बना हुआ है, जिसको कि हम लोग ग्रेन बोलते हैं या क्रिस्टलाइट बोलते हैं। तो ये ग्रेन और क्रिस्टलाइट यानी कंपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और नंबर ऑफ ग्रेन से अगर वो किसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मेशन को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग पॉलीक्रिस्टल बोलते हैं। तो ये आपका सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब भी आप बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ZnS लेते हैं, बहुत सारा इसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले लेते हैं। सिंगल क्रिस्टल का आगे चल के देखिएगा कि अगर फिजिक्स के चैप्टर को अगर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो सॉलिड को फिर से क्लासिफाई अगर करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इसके 3 डिफरेंट फॉर्म को यहाँ पर हम मेंशन करना चाह रहे हैं। और ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखिए कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इसका मीनिंग यही हो गया कि ये जो मैटर का क्लासिफिकेशन है या सॉलिड लिक्विड गैस का जो हम लोग डिवीजन करते हैं, प्लाज्मा करते हैं, BEC करते हैं, कंडेंस स्टेट करते हैं, तो एज अकॉर्डिंग टू आप किस ब्रांच पर फोकस होना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन केवल इसी तरह से हो सकता है। आप आगे चलकर देखिएगा कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर पर अगर आप डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग अगर डिफाइन करते हैं तो हर एक सॉलिड का जो बॉन्डिंग है, देखिए किसी में आयोनिक बॉन्ड होगा, किसी में मेटालिक बॉन्ड होगा, किसी में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि सॉलिड को क्लासिफाई करने का डिफरेंट वेज, और वो डिफरेंट वेज में हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैटर होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो प्राइमरली देखना चाहते हैं इसमें क्रिस्टलोग्राफिक पर फोकस होंगे। और क्रिस्टलोग्राफिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल, और ये क्रिस्टल सॉलिड अगर आप बोलते हैं तो इसका मीनिंग यही हो जाता है कि ये पीरियोडिसिटी को फॉलो करता है, रेगुलर अरेंजमेंट को ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को फॉलो करता है, जबकि दूसरा पार्ट आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है। अब देखिए कि ये जो पॉलीक्रिस्टल है जो डिफरेंट क्रिस्टलाइट या ग्रेन से बना हुआ है, ग्रेन का एक सिंगल डिफरेंट अगर क्रिस्टलाइट ले लेते हैं तो ये हो सकता है कि इस तरह से वो फॉर्म करता होगा, और इसके बाउंड्री को हम लोग ग्रेन बाउंड्री भी बोलते हैं। तो ये क्रिस्टलाइट और ग्रेन एक तरह से पॉलीक्रिस्टल के लिए हो जाता है, जबकि सिंगल क्रिस्टल आप यूज करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये सिंगल क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। अब ये जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेते हैं, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आप बोलते हैं तो सबसे पहले जब सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग
लैटिस बोलते हैं। तो एक्चुअली लैटिस क्या है? तो लैटिस एक तरह से कोई भी जो क्रिस्टल फॉर्म करता है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली द रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द एटम, मॉलिक्यूल्स एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिचुएटेड, सच पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज द लैटिस पॉइंट्स। तो ये लैटिस पॉइंट्स का मतलब है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अगर आप फॉर्मेशन किया हुआ है तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट का, पीरियोडिक पॉइंट का अरेंजमेंट है, जहां पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का सॉलिड है, किस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर एटम का प्रेजेंस आप एज्यूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का एजम्पशंस कर सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, और इसके प्लेन्स को हम लोग लैटिस प्लेन्स बोलते हैं। अब ये लैटिस प्लेन, इसका मीनिंग है कि अगर हम लोग 2 डायमेंशनल लेते हैं तो 2 डायमेंशनल इसको हम लोग प्लेन लैटिस बोलते हैं। ये देखिए ये प्लेन लैटिस है। अगर ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो डिफरेंट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ द सेवरल प्लेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल 3 डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये जो 3 डायमेंशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन्स है क्रिस्टल का, इसीलिए हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल होता है, और उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस, या इसी को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। और एक इसका स्पेशल फीचर क्या है, जैसे ये पॉइंट अगर लेते हैं तो इसका सराउंडिंग जो होगा, ये देखिए कि ये जहां भी इस पॉइंट की तरफ देखते हैं तो ये आपका आइडेंटिकल सराउंडिंग का क्रिएशन करेगा। आइडेंटिकल सराउंडिंग कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इस पॉइंट को आप कंसीडर करते हैं तो यहां से भी उसी तरह का स्ट्रक्चर फाइंड आउट होना चाहिए जैसे कि आप इस पॉइंट को कंसीडर करने से होता है। अगर आप यहां से काउंट करते हैं तो इसका भी सराउंडिंग ठीक उसी तरह से होगा जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट पर ये लिए हैं, सेकेंड ये लिए हैं, थर्ड ये लिए हैं, और ये डिफरेंट पॉइंट का कंसिडरेशन आपका सिमिलर आइडेंटिकल ये आपको मैसेज देना चाहता है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है कि हर पॉइंट का, ईच एंड एवरी पॉइंट सराउंडेड बाय द आइडेंटिकल सिनेरियो। और ये आइडेंटिकल सिनेरियो का मीनिंग है कि ये नेट लाइक जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं या समझते हैं, इसका मीनिंग है कि इसका टोटल सराउंडिंग, हर पॉइंट का सराउंडिंग आपका आइडेंटिकल सराउंडिंग या आइडेंटिकल पॉइंट से कंसिडर्ड किया हुआ रहेगा, कोरस्पॉन्ड किया हुआ रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको लैटिस पॉइंट्स का मीनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉइंट्स वेयर द एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर सिचुएटेड एंड इट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग लेते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक तो पॉइंट अगर लेते हैं तो लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लेकिन लैटिस पॉइंट पर अरेंजमेंट आइदर एटम का होगा या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो मान लीजिए कि जो सिचुएशन है आइदर एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब इसको आप लोग यहाँ पर अगर हम लोग इस पॉइंट पर सिचुएट कर देते हैं तो इस पॉइंट को या इसको जो हम लोग लेते हैं इसको बेसिस बोलते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम सॉरी जो कंसीडर करते हैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन होगा तो इट मींस बेसिस इज एसोसिएटेड टू द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द लैटिस पॉइंट। सो लैटिस पॉइंट प्लस बेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आपके माइंड में अगर आएगा तो क्रिस्टल मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। और ये लैटिस प्लस बेसिस का जब फॉर्मेशन होगा तो ये आपको एक तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब आइए कि लैटिस पॉइंट, लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो इसको किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा देखिए इसको, जैसे एज्यूम करते हैं कि ये हम लोग का 2 डायमेंशनल लैटिस प्लेन का बात कर रहे हैं, क्योंकि फिगर का ड्राइंग इसमें ज़्यादा आसान होता है। तो आप यहाँ से मान लिया कि कोई सेपरेशन लिए और ये सेपरेशन आपका ए बता रहा है, ये वाई डायरेक्शन का सेपरेशन अगर लेते हैं ये सेपरेशन बी बताता है। अगर इसको कोई सेपरेशन अधिक लेकर लेगा तो इसको हम लोग एक्सिस के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के द्वारा लेते हैं। तो यहाँ ये जो
सेपरेशन अगर मॉलिक्यूल्स का लिया हुआ है एक्स की तरफ ए से डिनोट किया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन एटम्स यहाँ पर बी से, या सेपरेशन बिटवीन लैटिस पॉइंट को बी से अगर करते हैं, तो इसको वेक्टर टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग ट्रांसलेशनल वेक्टर बोलते हैं। T इक्वल टू N1A प्लस N2B, और N1 जैसे अगर यहाँ है तो ये 1 हो सकता है, अगर डिफरेंट पॉइंट पर लेंगे, यानी N1 एंड N2 बी द इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो गया, इसको हम लोग वेक्टर के साइन से डिनोट कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ए बी, ये हम लोग का प्रिमिटिव लैटिस है, प्रिमिटिव वेक्टर है, इसको हम लोग प्रिमिटिव्स बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिस वेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल प्रिमिटिव्स बोलते हैं। तो ये ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल वेक्टर है, ये हम लोग का ए और बी। फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं, प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जब आप बात करते हैं उस समय आप इसका डिफरेंट नोटेशन देते हैं। तो ये जो आपका है इसको हम लोग ट्रांसलेशनल वेक्टर, और ये जो आप ए और बी देख रहे हैं ये प्रिमिटिव्स यहां पर हम लोगों ने लिखा है, ये प्रिमिटिव्स है, इसको हम लोग फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर हो जाता है। और देखिए फिर यहां पर इसी को हम लोग बेसिस वेक्टर भी बोलते हैं। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की तरह भी काम करता है। तो ये आपका इस तरह से रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है। और अगर इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्रांसलेशनल वेक्टर N1A प्लस N2B प्लस N3C से डिनोट करते हैं। ये देखिए डिनोट करने का। तो ये जो प्रिमिटिव्स है आपका, ये अगर N1 N2 N3 या यहाँ N1 N2 अगर ये इंटीजर्स है, N1 N2 अगर इंटीजर्स है तो इसका मीनिंग है कि ये प्रिमिटिव वेक्टर्स हो। और अगर इंटीजर्स आपका नॉन इंटीजर्स है, इफ N1 N2 N3 और N1 and N2 and N3 be the non integers, तो नॉन इंटीजर्स है तो उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव वेक्टर्स बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपका जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, ये प्राइमरली कम से कम पहले हम लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैटर होगा। मैटर अगर होगा जो कि मास और स्पेस को एटलीस्ट कंसर्न करेगा, और अगर मैटर होगा तो नेचुरली आपके पास डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस है। आगे चलकर क्लास में जाते हैं तो आप प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट और भी कुछ स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ सकता है, बट वी आर बेसिकली फोकस्ड अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जब सॉलिड में आते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं इसलिए इसको 2 पार्ट किए हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। सॉलिड का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड से हम लोग यहाँ अगर काउंट करते हैं या लेते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि पीरियोडिसिटी को मेंटेन करना जरूरी होगा। तो एक लॉन्गर एक्सटेंट तक पीरियोडिसिटी को फॉलो करेगा उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड, अदरवाइज वो एमॉर्फस हो जाएगा या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, या उसको हम लोग ग्लेजी सॉलिड बोलते हैं। तो ये हम लोग का फैक्ट्स है कि कैसे हम लोग किसी चीज को क्लियरिफाई कर पाते हैं। और आगे चलकर जब हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो लैटिस प्लस बेसिस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल लैटिस प्लेन लेते हैं, फिर ट्रांसलेशनल वेक्टर लेते हैं। आगे के चैप्टर में जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो तैयार करने जा रहे हैं उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। समझिए तो एक तरह से वहां से अब स्टार्ट करेंगे कि कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, यूनिट सेल का क्या मीनिंग है। एक यूनिट सेल का मीनिंग हर क्रिस्टल के लिए सेम है कि डिफरेंट है, तो उसको हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।